गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टाइन, लेखक इलान पप्पे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस विशेष ऑडियो बुक सारांश में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास के एक बेहद विवादास्पद और दर्दनाक अध्याय पर रोशनी डालती है। किताब का नाम है द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टाइन, यानी फिलिस्तीन का जातीय सफाया। इसके लेखक हैं इलान पप्पे, जो इसराइल के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ये किताब सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की आवाज़ है जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं ली। ये उन सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी लोगों की दास्तान है जिन्हें 1948 में अपनी ही जमीन से उखाड़ फेंका गया। लेखक इलान पप्पे, जो खुद एक इजरायली हैं, ने अपनी ही सरकार और सेना के अभिलेखागारों की गहराई से पड़ताल करके यह साबित करने की कोशिश की है कि 1948 में फिलिस्तीनियों का जो विस्थापन हुआ वह कोई युद्ध की आकस्मिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक पूर्व नियोजित, सुनियोजित और व्यवस्थित जातीय सफाया था। तो चलिए, इस दर्दनाक यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे बताना जरूरी है ताकि इतिहास के उस दौर को समझा जा सके जिसने आज भी मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित किया है। कहानी शुरू होती है 10 मार्च 1948 को तेल अवीव की एक इमारत से जिसे लाल हवेली कहा जाता था। ये एक खूबसूरत इमारत थी, लेकिन उस दिन इसमें एक ऐसी साजिश रची गई जिसने फिलिस्तीन का भविष्य बदल कर रख दिया। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर 11 लोगों की एक टीम जमा हुई। इनमें ज़ायनी आंदोलन के दिग्गज नेता और युवा यहूदी सैन्य अधिकारी शामिल थे। इन लोगों ने उस दिन एक ऐसी योजना को अंतिम रूप दिया जिसे कोडनेम प्लान डी या प्लान वैलिड दिया गया। इस योजना का मकसद साफ था, फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से से फिलिस्तीनी आबादी को जबरन बाहर निकालना। उसी शाम सैन्य इकाइयों को आदेश भेज दिए गए कि वे फिलिस्तीनियों के व्यवस्थित निष्कासन की तैयारी करें। इन आदेशों में तरीके भी बताए गए थे: बड़े पैमाने पर धमकी, गांवों और आबादी वाले इलाकों की घेराबंदी और उन पर बमबारी, घरों और संपत्तियों में आग लगाना, लोगों को बाहर निकालना, घरों को ध्वस्त करना और अंत में लोगों को वापस लौटने से रोकने के लिए मलबे में बारूदी सुरंगें बिछा देना। हर सैन्य इकाई को उन गांवों और इलाकों की सूची दे दी गई जिन्हें साफ करना था। लेखक बताते हैं कि यह योजना ज़ायोनी विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम थी, जो फिलिस्तीन में पूरी तरह से यहूदी बहुल राज्य चाहती थी। और जब 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन छोड़ने का फैसला किया, तो इस विचारधारा को लागू करने का मौका मिल गया। स्थानीय फिलिस्तीनी मिलिशिया के साथ छोटी मोटी झड़पों ने इस योजना को अंजाम देने के लिए सही बहाना और माहौल प्रदान कर दिया। इस योजना के लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर ही ये मिशन पूरा हो गया। जब यह खत्म हुआ तो फिलिस्तीन की आधी से अधिक आबादी, लगभग 8 लाख लोग अपने घरों से उखाड़ दिए गए थे। 531 गांव तबाह कर दिए गए और 11 शहरी इलाकों को खाली करा लिया गया। लेखक का कहना है कि 10 मार्च 1948 को तय की गई यह योजना और अगले महीनों में उसका व्यवस्थित क्रियान्वयन जातीय सफाई का एक स्पष्ट मामला था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है। पप्पे बताते हैं कि इस अपराध को दुनिया की सामूहिक स्मृति से मिटाने की भी एक व्यवस्थित कोशिश की गई। फिलिस्तीनियों के इस विस्थापन को, जिसे वे नकबा या महाविपदा कहते हैं, को लगातार नकारा गया। इस किताब का उद्देश्य उसी सच्चाई को फिर से उजागर करना है, उन अपराधियों के नाम बताना है जिन्हें इजराइल में आज भी हीरो की तरह देखा जाता है। लेखक का मानना है कि सच्चाई को स्वीकार किए बिना फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कोई सच्ची शांति संभव नहीं है। अध्याय एक कथित जातीय सफाया। इस अध्याय में पप्पे सबसे पहले जातीय सफाई की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। वह बताते हैं कि यह कोई अस्पष्ट अवधारणा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना गया है। पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में हुए अत्याचारों के बाद इस शब्द की कानूनी परिभाषा और भी स्पष्ट हो गई। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी विदेश विभाग की परिभाषाओं के अनुसार जातीय सफाई का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र को जातीय रूप से एक समान बनाने के लिए एक विशेष समूह को बलपूर्वक वहां से निकाल देना। इसके तरीकों में भेदभाव से लेकर सामूहिक हत्या तक सब कुछ शामिल हो सकता है। पप्पे तर्क देते हैं कि 1948 में फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ वह इस परिभाषा पर बिल्कुल खरा उतरता है। प्लान डी में इस्तेमाल किए गए तरीकों की सूची, जैसे कि गांवों को घेरना, घरों को उड़ाना, लोगों को निकालना और उनके वापसी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाना, बिल्कुल वही तरीके हैं जिनका वर्णन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में किया गया है। लेखक जोर देकर कहते हैं कि फिलिस्तीन का जातीय सफाया सिर्फ एक कथित अपराध नहीं है, बल्कि ये एक प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य है। इस अपराध के योजनाकार भी कोई गुमनाम लोग नहीं हैं। इनमें सबसे ऊपर थे जायोनी आंदोलन के नेता डेविड बेन गुरियन। उनके साथ थे यिगाल एलोन, मोशे दयान और यित्जाक राबिन जैसे सैन्य अधिकारी, जिन्हें इजराइल में आज भी युद्ध नायकों का दर्जा प्राप्त है। पप्पे कहते हैं कि इतिहास को इन लोगों के कारनामों का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए अपराधों के आलोक में भी करना चाहिए। इन अपराधों को उजागर करना पीड़ितों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है। अध्याय 2, एक विशुद्ध यहूदी राज्य की ललक। इस अध्याय में पप्पे जायोनी विचारधारा की जड़ों की पड़ताल करते हैं। वह बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में यूरोप में उभरा जायोनी आंदोलन यहूदियों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र राज्य बना चाहता था,
इस लक्ष्य के लिए उसने फिलिस्तीन को चुना, जिसे वह यहूदियों की प्राचीन मातृभूमि मानता था। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय फिलिस्तीन में एक गैर यहूदी आबादी बहुतायत में रहती थी। शुरुआती जायोनी बसने वालों ने ज़मीन खरीदकर और यहूदी इलाके बनाकर अपनी उपस्थिति मजबूत की, लेकिन उनकी नज़र में स्थानीय फिलिस्तीनी आबादी या तो अदृश्य थी या फिर एक बाधा जिसे हटाना ज़रूरी था। पोपे बताते हैं कि ट्रांसफ़र यानी आबादी के विस्थापन का विचार जायोनी विचारधारा में बहुत गहराई से समाया हुआ था। आंदोलन के संस्थापक थियोडोर हर्जल से लेकर उदारवादी विचारक लियो मोत्स्किन तक सभी ने अलग अलग समय पर फिलिस्तीनियों के विस्थापन की वकालत की। 1930 के दशक के अंत तक जायोनी नेतृत्व ने इस विचार को और मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी ऑड विंगेट के प्रभाव में यहूदी अर्धसैनिक बल हगाना ने फिलिस्तीनी गांवों पर हमले करने और उन्हें डराने धमकाने के तरीके सीखे। इसी समय एक और महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ, हर फिलिस्तीनी गांव की एक गुप्त फाइल तैयार करना। इन फाइलों में गांव के भौगोलिक स्थान, पानी के स्रोत, आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक ढांचे और यहां तक कि वहां के लोगों की राजनीतिक संबद्धता तक की जानकारी इकट्ठा की गई। यह जानकारी 1948 में हमले और निष्कासन के लिए बेहद काम आई। लेखक बेन गुरियन को इस पूरी साजिश का मुख्य वास्तुकार बताते हैं। 1937 में ही उन्होंने अपने बेटे को लिखे पत्र में साफ कह दिया था कि फिलिस्तीनियों को जाना होगा, लेकिन इसके लिए एक उपयुक्त मौके का इंतजार है, जैसे कि युद्ध। 1947 तक आते आते बेन गुरियन की सैन्य और राजनीतिक तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अध्याय 3, विभाजन और विनाश, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 181 और उसका प्रभाव। 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन की समस्या नए स्थापित संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन के लिए एक विशेष समिति UNSCOP बनाई। उस समय फिलिस्तीन की आबादी में फिलिस्तीनी अरब बहुमत में थे, जबकि यहूदियों के पास मात्र 6% जमीन थी। इसके बावजूद 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में बांटने की सिफारिश की। यहूदियों को 56% जमीन दे दी गई, जबकि फिलिस्तीनियों को 42% पर एक राज्य बनाना था। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। पप्पे इस प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बताते हैं। ये फिलिस्तीन के मूल निवासियों की इच्छा के खिलाफ लिया गया था। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि यहूदी राज्य के लिए आवंटित इलाके में उतने ही फिलिस्तीनी थे जितने यहूदी। लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी उस इलाके में रहते थे जिसे यहूदी राज्य का हिस्सा बनना था। ये जनसांख्यिकीय वास्तविकता एक विशुद्ध यहूदी राज्य के जायोनी सपने के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। फिलिस्तीनी नेतृत्व और अरब लीग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जायोनी नेतृत्व ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन गुप्त रूप से इसे केवल एक प्रारंभिक बिंदु आना। बेन गुरियन स्पष्ट थे कि यहूदी राज्य की सीमाएं बल प्रयोग द्वारा तय होंगी, न कि संयुक्त राष्ट्र के नक्शे से। उन्होंने अपने गुप्त सलाहकार समूह कंसल्टेंसी का गठन किया, जिसने फिलिस्तीनियों के भाग्य का फैसला करना शुरू किया। अध्याय 4, एक मास्टर प्लान को अंतिम रूप देना। यह अध्याय प्लान डी के निर्माण की कहानी बताता है। फरवरी 1947 से लेकर मार्च 1948 तक की घटनाओं की समयरेखा बताते हुए पप्पे दिखाते हैं कि कैसे जायोनी रणनीति जवाबी कार्रवाई से बढ़ते हुए एक व्यवस्थित जातीय सफाई में तब्दील हो गई। दिसंबर 1947 में प्रस्ताव 181 के विरोध में हुई फिलिस्तीनी हड़तालों और प्रदर्शनों के बाद हगाना ने पलटवार करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि यह महज जवाबी कार्रवाई नहीं थी। खिसास गांव पर हमला, जिसमें 15 ग्रामीण मारे गए, इस नई नीति का एक उदाहरण था। हाइफा शहर में यहूदी ताकतों ने फिलिस्तीनी इलाकों पर लगातार गोलाबारी और आतंक का माहौल बनाना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर 1947 से 2 जनवरी 1948 तक चली लॉन्ग सेमिनार नामक बैठकों की एक श्रृंखला में कंसल्टेंसी ने फैसला किया कि अब जवाबी कार्रवाई का दौर खत्म हो गया है। योसेफ वेइट्स जैसे लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय आ गया है कि फिलिस्तीनियों से छुटकारा पाया जाए। इसी बैठक में बेन गुरियन ने हरी झंडी दे दी कि अब हर हमले का अंत कब्जे, विनाश और निष्कासन पर होना चाहिए। 10 मार्च 1948 को प्लान डी को अंतिम रूप दिया गया। ये कोई अस्पष्ट दिशा निर्देश नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट सैन्य आदेश था। इसने तय किया कि भविष्य के यहूदी राज्य के इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला जाएगा। आदेशों में कहा गया था कि गांवों को या तो नष्ट कर दिया जाए या उनकी तलाशी ली जाए, और अगर विरोध हुआ तो पूरी आबादी को राज्य की सीमाओं के बाहर निकाल दिया जाए। हर ब्रिगेड कमांडर को उन गांवों की सूची दे दी गई जिन्हें साफ करना था। जातीय सफाई की मशीनरी चालू हो चुकी थी। अध्याय 5, जातीय सफाई का खाका, प्लान डी लागू। अप्रैल 1948 में प्लान डी को अमल में लाया गया। पहला बड़ा अभियान था ऑपरेशन नक्शोन, जिसका उद्देश्य यरूशलेम जाने वाली सड़क के किनारे के फिलिस्तीनी गांवों को खाली कराना था। इसी अभियान के दौरान 9 अप्रैल 1948 को सबसे कुख्यात नरसंहार हुआ, देर यासीन का नरसंहार। देर यासीन एक छोटा सा शांतिपूर्ण गांव था, जिसने हगाना के साथ अहिंसा का समझौता भी कर रखा था।
लेकिन प्लान डी के तहत उसे नष्ट किया जाना था। हगाना ने अपने हाथ गंदे न करने के लिए इरगुन और स्टर्न गिरोह जैसे चरमपंथी संगठनों को भेजा। इन आतंकवादियों ने गांव में घुसकर घरों में मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां चलाईं। बचे हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा करके ठंडे दिल से मार दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और फिर उन्हें मार डाला गया। मरने वालों की संख्या 100 से 250 के बीच बताई जाती है। इस नरसंहार की भयावह खबर जानबूझकर फैलाई गई ताकि दूसरे फिलिस्तीनी डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग जाएं। इसके बाद शहरों पर हमले शुरू हुए। तिब्रियास, हाइफा, सफाद, अकरा, बैसान और जाफा, एक एक करके सभी शहरों पर कब्जा किया गया और उनकी फिलिस्तीनी आबादी को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। हाइफा में ब्रिटिश सेना की मिली भगत से यहूदी ताकतों ने भारी गोलाबारी की और लोगों को बंदरगाह की तरफ भगा दिया। वहां से वे जहाज़ों पर सवार होकर भागे। जाफा में भी ऐसा ही हुआ। हजारों लोगों को समुद्र के रास्ते गाजा भगा दिया गया। ग्रामीण इलाकों में भी यही कहर बरपाया गया। सैकड़ों गांवों को खाली कराकर नष्ट कर दिया गया। इनमें से कई गांवों में नरसंहार भी हुए, जैसे कि तांतूरा, आइन अल जैतून और सासा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह सब 15 मई 1948 से पहले हुआ, जब अरब देशों की सेनाएं फिलिस्तीन में दाखिल हुई थी। इजरायली मिथक के विपरीत फिलिस्तीनी किसी अरब आक्रमण के कारण नहीं भागे, बल्कि उन्हें उससे पहले ही जबरन बाहर निकाल दिया गया था। अध्याय 6, नकली युद्ध और असली युद्ध। 15 मई 1948 को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और इजराइल ने अपनी स्थापना की घोषणा की। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाएं फिलिस्तीन में दाखिल हुईं। इजरायली इतिहास लेखन इस घटना को युद्ध की शुरुआत बताता है, लेकिन पप्पे के अनुसार फिलिस्तीनियों के लिए असली युद्ध तो दिसंबर 1947 में ही शुरू हो चुका था। अरब सेनाओं के आने से जातीय सफाई की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। वास्तव में ये और तेज हो गई। पप्पे बताते हैं कि इजरायली सेना के पास इतनी ताकत थी कि वह एक तरफ अरब सेनाओं से लड़ सके और दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का काम जारी रख सके। इस दौरान और भी भयानक नरसंहार हुए। तांतूरा के मछली पकड़ने वाले गांव में अलेक्जेंड्रोनी ब्रिगेड ने कब्जे के बाद सैकड़ों युवकों को अलग करके मार डाला। लेखक ने इस नरसंहार का विस्तार से वर्णन किया है, जो बचे हुए लोगों की गवाही और इजरायली सैनिकों के बयानों पर आधारित है। इसी महीने में लिग्दा और रामला शहरों से भी हजारों लोगों को बाहर निकाला गया। आदेश बेन गुरियन ने दिया था, उन्हें बाहर निकाल दो। लोगों को पैदल ही जॉर्डन की ओर जाने को मजबूर किया गया। रास्ते में कई लोग प्यास और भूख से मर गए। जो लोग रुके उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और लूटपाट की गई। अध्याय 7, सफाई के अभियानों की तीव्रता। जून से सितंबर 1948 तक संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ काउंट बर्नाडोट द्वारा कराई गई युद्ध विराम की अवधि के दौरान भी जातीय सफाई का काम जारी रहा। इजरायली सेना ने युद्ध विराम का फायदा उठाकर पहले से खाली कराए गए गांवों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, ताकि फिलिस्तीनी कभी वापस न लौट सके। इस दौरान गलील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। नाजरेत शहर और उसके आसपास के गांवों पर कब्जा किया गया। सफूरिया गांव के लोगों को भगा दिया गया और उनकी जगह यहूदी बसने वालों ने ले ली। मुजाहिदिल गांव के लोग भी भागे और उनके घरों को नष्ट कर दिया गया। इस अवधि में हवाई हमलों का भी इस्तेमाल किया गया। गांवों पर बम गिराए गए, जिससे लोग डर के मारे भागने पर मजबूर हो गए। इन महीनों में एक और नरसंहार हुआ, इस बार दवाई में गांव में। ये शायद नकबा के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सैनिकों ने गांव की मस्जिद और एक गुफा में शरण लिए निहत्थे लोगों को मार डाला। महिलाओं और बच्चों के शव वहां पड़े थे। लगभग 450 लोग मारे गए थे। लेखक कहते हैं कि ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि ये कोई आकस्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि नागरिकों के खिलाफ एक व्यवस्थित अभियान था। अध्याय 8, काम पूरा करना। अक्टूबर 1948, जनवरी 1949 साल के आखिरी महीनों में इजरायली सेना ने बचे हुए फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन हिराम के तहत ऊपरी गलील के दर्जनों गांवों पर कब्जा किया गया। इनमें से कई गांवों में भीषण युद्ध हुआ और नरसंहार किए गए। सफसफ गांव में कब्जे के बाद 70 लोगों को मार दिया गया और महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। सासा गांव, जिस पर फरवरी में हमला हो चुका था, अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान में बड़े पैमाने पर बेडोइन जनजातियों को उनकी पारंपरिक जमीनों से खदेड़ दिया गया। बेरशेवा शहर पर कब्जा कर लिया गया और उसकी आबादी को हिब्रोन भगा दिया गया। दिसंबर 1948 तक इजराइल ने फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया था और लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया था। केवल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ही फिलिस्तीनियों के पास बचे थे और वे भी जॉर्डन और मिस्र के नियंत्रण में चले गए। अध्याय 9, 10, 11 और 12, सफाई के बाद का फिलिस्तीन किताब के अंतिम अध्याय 1948 के बाद फिलिस्तीनियों की स्थिति का वर्णन करते हैं। जो फिलिस्तीनी अपनी ज़मीनों पर बच गए वे इजराइल में अल्पसंख्यक बन गए और 1966 तक सैन्य शासन के तहत जीवन बिताया। उनके साथ भेदभाव किया गया, उनकी ज़मीनें जब्त की गईं
और उनकी आवाजाही पर पाबंदियां लगाई गईं। हजारों फिलिस्तीनी पुरुषों को युद्धबंदी शिविरों में डाल दिया गया, जहां उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ और उनसे जबरन मजदूरी कराई गई। विस्थापित फिलिस्तीनियों की संपत्ति, जिसमें घर, जमीन, बैंक खाते और कारोबार शामिल थे, इजरायल सरकार ने जब्त कर लिए। इन संपत्तियों को बाद में यहूदी एजेंसियों और बसने वालों को बेच दिया गया या उनके हवाले कर दिया गया। इजराइल ने एक नामकरण समिति बनाई, जिसने फिलिस्तीनी गांवों के अरबी नामों को बदलकर हिब्रू नाम दे दिए। कई गांवों की जगह यहूदी बस्तियां बसा दी गईं या उनके ऊपर जंगल उगा दिए गए। यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, जिसे लेखक मेमोरिसाइड या स्मृति हत्या कहते हैं। फिलिस्तीन के अस्तित्व के हर निशान को मिटाने का प्रयास। इसके बाद के दशकों में इजराइल ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी के अधिकार को लगातार नकारा, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 194 ने मान्यता दी थी। ओस्लो समझौते जैसी शांति प्रक्रियाओं ने 1948 की त्रासदी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और केवल 1967 में कब्जाए गए इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया। लेखक का तर्क है कि ज़ायोनीवाद की मूल विचारधारा, जो एक जातीय रूप से शुद्ध यहूदी राज्य चाहती है, आज भी जीवित है। इजराइल में फिलिस्तीनी अल्पसंख्यक को आज भी एक जनसांख्यिकीय समस्या के रूप में देखा जाता है। कई इजरायली नेता खुले तौर पर उनके स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात करते हैं, जो कि जातीय सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। पप्पे चेतावनी देते हैं कि जब तक इजराइल 1948 के अपराध को स्वीकार नहीं करता और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लौटने के अधिकार को मान्यता नहीं देता, तब तक इस क्षेत्र में कोई सच्ची शांति संभव नहीं है। किताब का अंत एक और इमारत के जिक्र के साथ होता है, तेल अवीव विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित हरी हवेली। ये इमारत कभी शेख मुवन्निस गांव के मुख्तार का घर थी। 1948 में इस गांव को खाली करा दिया गया और नष्ट कर दिया गया। आज ये इमारत विश्वविद्यालय के संकाय क्लब के रूप में इस्तेमाल होती है। इसके मेनू कार्ड में बताया गया है कि ये 19वीं सदी में बनी थी और किसी शेख मुनिस नामा के काल्पनिक अमीर आदमी की थी। लेखक कहते हैं कि ये हरी हवेली उस व्यापक ऐतिहासिक अस्वीकार और स्मृति हत्या का प्रतीक है, जिसका वर्णन इस किताब ने किया है। लाल हवेली में जहां जातीय सफाई की योजना बनी, वहीं हरी हवेली उस अपराध को छुपाने और भुलाने के निरंतर प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। निष्कर्ष तो दोस्तों यह थी इलान पोप्पे की चौंकाने वाली और विवादास्पद किताब द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टाइन की कहानी। ये किताब इतिहास के उस अध्याय को फिर से खोलती है जिसे लंबे समय तक नकारा गया और दबाया गया। ये सिर्फ फिलिस्तीनियों की पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी पड़ताल है कि कैसे राष्ट्र राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया में मानवता के खिलाफ अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है और फिर उन्हें इतिहास से मिटाया जा सकता है। पप्पे का मानना है कि सच्चाई को स्वीकार किए बिना, पीड़ितों के दर्द को समझे बिना, न तो इजराइल और न ही फिलिस्तीन को सच्ची शांति मिल सकती है। ये किताब उसी सच्चाई को सामने रखने की एक कोशिश है, ताकि एक दिन फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों ही इस दर्दनाक अतीत को पार करके एक बेहतर भविष्य की ओर देख सकें। आशा है आपको यह ऑडियो सारांश पसंद आया होगा। अगली बार किसी और नई किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।